अच्छा जनाब, पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं अब उसके बारे में कि अपना नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर क्या होता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सही है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि दीज एजेंट्स मतलब नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो एक ये होता है कि रिडक्शन इन वेस्कुलर टून विद रिडक्शन ऑफ बोथ आर्टीरियल एंड वेनस प्रेशर। मतलब यानी कि वेस्कुलर टोन में रिडक्शन आ जाती है। सही है, क्योंकि आर्टीरियल और वेनस प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। सही है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कॉज करते हैं। सही है, जैसे कि टैकीकार्डिया और वो क्यों क्यों कॉज करते हैं, क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है। सही है, ठीक है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या होता है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल का मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि एपिनेफ्रीन जो होती है वो मतलब यानी अल्फ़ा ब्लॉकर असल में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब अल्फ़ा ब्लॉकर लिया जाता है तो एपिनेफ्रीन दोबारा जो है उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन रिवर्सल। जैसे कि और जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में होता है। सही है, सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर क्या होता है। सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर में ये होता है कि सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर में ये होता है कि जनाब ये जो है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर की तरह टैकीकार्डिया मतलब यानी कॉज करती हैं और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करती है, लेकिन जो टैकीकार्डिया कॉज करती हैं वो कम होता है। मतलब अल्फ़ा ब्लॉकर्स में ज़्यादा होता है और इनमें क्या होता है, कम होता है। और ये ड्रग्स यूज़फुल होती हैं किस चीज़ में, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने में भी। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस क्या हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स के। क्लिनिकल यूजेस ये हैं कि ये जो है सर्जरी में काम आता है। ठीक है, यानी फियोक्रोमोसाइटोमा को जब ऑपरेट करना होता है तो उसकी मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में भी जो है ये नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर काम आता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें पहले से हाइपरटेंशन ज़्यादा और ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो तो उनकी उसको करेक्ट करने के लिए भी जो है ये काम आता है। ठीक है, उसके हाइपरटेंशन को करेक्ट करने के लिए और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए भी ये जो है ड्रग्स काम आती हैं। फेंटोलामीन को जो है सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने पहले बताया था कि एक रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है। अच्छा, फेनोक्सीबेंजामीन का इस्तेमाल होता है कार्सिनॉइड ट्यूमर में। ठीक है, कार्सिनॉइड ट्यूमर में इसका काम होता है। और मेस्टोसाइटोसिस में भी इस्तेमाल होता है। मेस्टोसाइटोसिस क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मास सेल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और हिस्टामीन को वो करने के लिए भी ये काम आता है, यानी कि हिस्टामीन को मतलब यानी कम करने के लिए, ताकि हिस्टामीन कम रिलीज़ हो, इसलिए भी जो है ये काम आते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स। सही है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अल्फ़ा एगोनिस्ट हो गए, यानी अभी अल्फ़ा ब्लॉकर की बात नहीं कर रहा, अल्फ़ा एगोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि नॉर एपिनेफ्रीन हो गया, अगर वो गलती से जिस्म के अंदर चला जाए तो सेवियर टिश्यू स्कीमिया हो जाता है और नेक्रोसिस। ठीक है, फिर ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसमें भी हमें नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स चाहिए होते हैं, जैसे फेंटोलामीन हो गया टिश्यू डैमेज प्रिवेंट करने के लिए, वरना क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। सही है, कुछ लोग होते हैं वो कोकेन लेते हैं, एम्फिटामीन लेते हैं और फिनाइल प्रोपानोल अमीन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक एक्शंस की वजह से। ठीक है, तो इस हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। एक यूज़ ये भी हो गया क्लिनिकल यूज़। ठीक है, जब क्लोनिडिल थेरेपी, यानी कुछ लोग होते हैं जिनको हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है वो क्लोनिडिन थेरेपी पे होते हैं। ठीक है, क्लोनिडिन थेरेपी पे होते हैं। क्लोनिडिन थेरेपी जब वो लेना छोड़ देते हैं एकदम, तो क्या होता है कि उनकी जो हाइपरटेंशन होती है वापस हाई लेवल पे आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन। सही है,
तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए फिर जो है हम क्या करते हैं, फेंटोलामीन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दिस फिनोमिना इज ऑफन ट्रीटेड फेंटोलामीन। रेनआउट फिनोमिना भी जो है ट्रीट करने के लिए फेंटोलामीन इस्तेमाल होता है। रेनआउट फिनोमिना क्या होता है, यानी कि जब उंगलियां और जो हाथ होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। इस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। फेंटोलामीन और योहिम्बीन हैज़ बीन यूज्ड बाय डायरेक्ट इंजेक्शन टू कॉज पिनाइल इरेक्शन इन मैन विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी फेंटोलामीन और योहिम्बीन जो है उसको हम पिनाइल इरेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन लोगों को पिनाइल इरेक्शन का प्रॉब्लम है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जिन लोगों को, तो उधर भी जो है फेंटोलामीन और योहिम्बीन का इस्तेमाल है। लेकिन ज़्यादातर फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह वियाग्रा हो गया, जिस तरह वो हो गया सिल्डेनाफिल हो गया, टडालाफिल हो गया। ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, एक प्राजोसिन आ जाता है, ठीक है, डॉक्साजोसिन आ जाता है, टेराजोसिन, जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। ठीक है, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन आ जाते हैं अल्फा ब्लॉकर्स में। ठीक है, जो कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है। इनका काम क्या है, जैसे टेंसुलोसिन हो गया और साइलोडोसिन, इनको हम जो है यूरिनरी हेजिटेंसी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूरिनरी हेजिटेंसी यानी पेशाब का निकलना वगैरह नहीं। ठीक है, और यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आदमी में, जिन्हें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ऐसी कंडीशन होती है जो प्री मैलिग्नेंट होती है, और इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो है जिसकी वजह से पेशाब नहीं रिलीज़ होता। क्यों? क्योंकि वो ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है और ब्लैडर को जो है वो ब्लॉक करते हैं, एक किस्म के उसके पाथवे को ब्लॉक करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, तो वो जो पेशाब होता है वो नहीं निकलता। तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो अल्फ़ा ब्लॉकर है। ठीक है, इसमें एक है टेंसुलोसिन और साइलोडोसिन। कौन सी है? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम टॉक्सिसिटी के बारे में चले जाते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी क्या है। ठीक है, टॉक्सिसिटी ये कि भाई ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो सकता है बंदे को, सही है, इसकी वजह से, इनके यूज़ करने की वजह से। लेकिन जो टेकिकार्डिया इस्तेमाल होता है वो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में कम होता है, और जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। वेज़ोडाइलेक्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स की वजह से नहीं होता, बल्कि एक अलग सा साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, इनको लेने की वजह से एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि टैकीकार्डिया होता है, तो वो फिर टैकीकार्डिया जो है हार्ट के ऊपर जो है बोझ बनता है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है भाई, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, अल्फा 1 selective agents are associated with an exaggerated orthostatic hypotensive response to the first dose. फर्स्ट डोज यूजली, अच्छा ये होता है कि कुछ अल्फा 1 सेलेक्टिव एजेंट्स जब बंदे इस्तेमाल करते हैं पहली दफ़ा, तो हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा होती है उनको, ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा होता है शुरू में। तो उसको इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जो डोज़ हम लेते हैं वो पहली दफ़ा में वो थोड़ी थोड़ी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके लेते हैं। जब बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो फिर ज़्यादा डोज लेते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या क्या है हमारे पास। बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स ये हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी, सब ग्रुप्स आ जाएंगे, मैकेनिज़म्स आ जाएंगे। ठीक है, एक प्रोटोटाइप जो हमारे पास है वो प्रोप्रानोलोल है, नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, इसको हम, इस ड्रग को हम चार उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बीटा 1 सेलेक्टिविटी, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, और लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, और लिपिड सॉलिबिलिटी। इन चार जावियों के मुताबिक जो है इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन चार जावियों में इनको डिवाइड करते हैं। अब एक रिसेप्टर सेलेक्टिविटी आ गई, यानी रिसेप्टर के ड्रग जो है बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव है या बीटा 2 रिसेप्टर सेलेक्टिव है। जैसे कि बीटा 2 में हमारे पास थी ब्यूटॉक्सामीन, और बीटा 1 में जो है हमारे पास एसिब्यूटालोल है, टीनोलोल है, एस्मोलोल है और मीटोप्रोलोल है। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, बीटा 1 को ज़्यादा ये ब्लॉक करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को बजाय बीटा 2 रिसेप्टर्स के ना। और ये प्रॉपर्टी बड़ी यूज़फुल है, क्यों?
यूज़फुल इस वजह से क्योंकि अस्थमा में जो है जिन रिसेप्टर्स को हमें ब्लॉक करना होता है वो बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 नहीं होते। बीटा 2 यूज़फुल होते हैं किस चीज़ में? ब्रोंकोस्पाज़म को प्रिवेंट करने में। यानी अगर एक बंदे को ब्रोंकोस्पाज़म है तो हमें क्या करना होगा? बीटा 1 को ब्लॉक करना होगा, बीटा 2 को छोड़ना होगा। तो इस चीज़ के लिए भी यानी ये सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये क्लिनिकल यूज़ है। अच्छा, नेडोलोल, प्रोप्रानोलोल और टिमोलोल जो है टिपिकल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। नेडोलोल, प्रोप्रानोलोल और टिमोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं। अच्छा, फिर इधर इन्होंने एक रूल बताया है कि यार किस तरह पता लगेगा कि मतलब शॉर्टकट किस तरह पता लगेगा कौन सी ड्रग जो है बीटा 1 सेलेक्टिव है या बीटा 2 सेलेक्टिव है। ये शॉर्टकट इस तरह पता लगेगा, जो भी ड्रग होगी जिसका नाम जो है ए से स्टार्ट होता हो, ठीक है, और ए से लेके एम तक जिसका भी पहला मतलब ए से लेके एम तक जिसका भी नाम स्टार्ट होता हो, ठीक है, वो सारी क्या है? बीटा 1 सेलेक्टिव है। मतलब एटिनोलोल हो गया और एसीब्यूटालोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, एस्मोलोल हो गया, मेटोप्रोलोल हो गया, इनका सारों का नाम ए मुख्तलिफ मतलब एसीब्यूटालोल का ए से स्टार्ट हो रहा है, एटिनोलोल का भी ए से, एस्मोलोल का ई से, मेटोप्रोलोल का जो है एम से स्टार्ट हो रहा है नाम। तो ये सारी क्या है? बीटा 1 सेलेक्टिव हैं। अगर इनका नाम जो है जनाब एन से स्टार्ट होता या ओ से होता, ठीक है, या पी से होता या सी से होता, तो फिर हम क्या कहते हैं कि बीटा 1 सेलेक्टिव नहीं है। जैसे लेबेटालोल हो गया, लेबेटालोल में एल से स्टार्ट हो रहा है और कार्वेडालोल में सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेबेटालोल और कार्वेडालोल जो है मज़े की बात है, अल्फ़ा ब्लॉकर भी हैं और बीटा ब्लॉकर भी हैं, ठीक है, दोनों एक्टिविटी शो करते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करते हैं, सही है, और इनमें डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकिंग एक्शन ये है कि दोनों के डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। नेबिवोलोल वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट शो करता है, सही है, वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट होता है उसका। एडिशन टू डोज डिपेंडेंट बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिज्म। पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी क्या होती है? यानी पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी जो होती है मतलब ये नहीं, जैसे पहले मैंने बताया था कि रिसेप्टर को फुली ब्लॉक नहीं करते बल्कि थोड़ा ब्लॉक करते हैं, मतलब फुली अटैच नहीं होते रिसेप्टर के साथ, तो इसका मतलब पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी होती है। कुछ पेशेंट्स जिनको अस्थमा हो, तो अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अस्थमा होता है, बड़ा लच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको अस्थमा होता है, तो जब हम उनको ड्रग देते हैं तो ये जो ड्रग्स होती हैं इनमें बात ऐसी होती है जो पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करती है, फुल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं शो करती, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है, बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो पार्शियली ब्लॉक होता है, फुली ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। अगर फुली ब्लॉक होगा तो अस्थमा ट्रीट नहीं होगा, वरना ब्रोंकोस्पाज्म होगा, ठीक है। जैसे कि प्रोप्रानोलोल हो गया, प्रोप्रानोल जो है प्रोप्रानोलोल फुल एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सेवियर ब्रोंकोस्पाज्म होता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी यानी कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करते हैं जिसकी वजह से वो आई यूज़ के लिए सेफ़ नहीं होते। क्यों लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करेंगे? जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज होगा, मतलब यानी आई के यूज़ के लिए नहीं होंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस नहीं शो करेंगे। जब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस नहीं शो करेंगे, सही है, तो क्या होगा कि कॉर्नियल अल्सरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉर्निया जो है उसमें मतलब यानी कॉर्निया जो है ख़राब हो सकती है, ठीक है, उसमें अल्सर्स आ सकते हैं, सही है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो एनेस्थीसिया ना कॉज करे, जैसे कि टिमोलोल हो गया, ठीक है। टिमोलोल जो है एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर एब्सेंट होता है, सही है, सही है। इस वजह से हम इसको ग्लाउकोमा में जो है इस्तेमाल करते हैं, सही है। बाकी जितने ड्रग्स हैं उनमें जो है लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है, इस वजह से ग्लाउकोमा में सेफ़ नहीं होती, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स वही कि यानी ओरल इस्तेमाल होती हैं, पेरेंट्रल, बाज़ ओरल हैं, बाज़ पेरेंट्रल हैं, ठीक है। एस्मोलोल जो है शॉर्ट एक्टिंग एस्टर बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, जो कि सिर्फ पेरेंट्रली इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये देखो पेरेंट्रली इस्तेमाल हो रही है और ओरली नहीं ले सकते, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है, सही है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, हाफ लाइफ कम होती है। नेडोलोल क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। एसीब्यूटालोल, एटिनोलोल और नेडोलोल जो है लेस लिपिड सॉलेबल हैं। दूसरी फार्माकोकाइनेटिक्स ये कि यानी लिपिड सॉलेबल नहीं है इतने। एसीब्यूटालोल, एटिनोलोल और नेडोलोल के लेस लिपिड सॉलेबल हैं देन अदर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है।
और इसका मतलब ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आसानी से जो है नहीं जा सकती, और सेडेटिव इफ़ेक्ट्स और बाकी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो कम शो करेंगी, ठीक है। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ये टेबल है जनाब बीटा ब्लॉकर्स का। एसीब्यूटालोल, इसकी सेलेक्टिविटी क्या है, बीटा 1 है, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, यस एस्थमा में सेफ़ है। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, यस ग्लाउकोमा में सेफ़ नहीं है। लिपिड सॉल्युबिलिटी लो, ठीक है, सीएनएस इफेक्ट्स कॉज नहीं करेगी इतनी। एलिमिनेशन हाफ लाइफ कम है, 3 से 4 घंटों में हाफ हो जाती है। एटिनोलोल, बीटा सेलेक्टिविटी N1, हाँ मतलब यानी एस्थमा में सेफ़ है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नो, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नो मतलब एस्थमा में सेफ़ नहीं है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नो मतलब यानी ग्लाउकोमा में सेफ़ है। लोकल एनेस्थेटिक नो, ग्लाउकोमा में सेफ़ है। अच्छा, एसीब्यूटालोल में क्या था, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी थी, यस, तो इसका मतलब ग्लाउकोमा में सेफ़ नहीं थी। वो मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी ना शो करे वो सेफ़ होती है, जो शो करे वो नहीं होती सेफ़, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है, लो है, इसका मतलब यानी सीएनएस में ये इतना इफेक्ट नहीं शो करेगी। कार्वेडिलोल, सेलेक्टिविटी नॉन, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नो, जब पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी अस्थमा में सेफ़ नहीं होगी। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नो, ठीक है, इसका मतलब यानी उसमें सेफ़ है, आई में सेफ़ है, ग्लाउकोमा में सेफ़ है। मॉडरेट सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी मॉडरेट, सीएनएस इफेक्ट्स माइल्ड शो करेगी, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 7 से 10 हॉर्स। एस्मोलोल, बीटा 1 शॉर्ट एक्टिंग ईस्टर है, ठीक है, पेरेंट्रली लिया जाता है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी क्या है, नो, इसके मतलब एस्थमा में सेफ़ नहीं है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नो, इसके मतलब ग्लाउकोमा में सेफ़ है। लिपिड सॉल्युबिलिटी लो, इसका मतलब कि सीएनएस में सीएनएस इफेक्ट्स इतना नहीं शो करेगी। 10 मिनट इंट्रावेनस ओनली। अच्छा, अब देख लेते हैं टीमोलोल को, ठीक है। लेबेटालोल को देख लेते हैं। लेबेटालोल में क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है लेकिन बीटा 2 के लिए सिर्फ, ठीक है। इसके मतलब एस्थमा में सेफ़ है ये। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, यस, इसके मतलब ग्लाउकोमा में सेफ़ नहीं है। लिपिड सॉल्युबिलिटी लो, इसका मतलब ये कि सीएनएस इफेक्ट्स कॉज नहीं करेगी। टीमोलोल देख लेते हैं। सेलेक्टिविटी नन, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नो, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नो मतलब ग्लाउकोमा में सेफ़ है। लिपिड सॉल्युबिलिटी मॉडरेट यानी सीएनएस इफेक्ट्स कॉज करेगी लेकिन माइल्ड। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 4 से 5 आवर्स। इफेक्ट्स इन क्लिनिकल यूजेस, बता रहा था ना कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा में इस्तेमाल होते हैं कुछ बीटा ब्लॉकर्स, जो कि वो वाले इस्तेमाल होते हैं जो सेडेटिंग इफेक्ट्स एनेस्थेटिक इफेक्ट्स ना कॉज करते हैं। जो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स कॉज करेंगे वो नहीं इस्तेमाल होंगे, सही है। हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एंजाइना में इस्तेमाल होते हैं, एरिथमियाज में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरे बीटा ब्लॉकर्स जो है मॉर्बिडिटी कम कर सकते हैं, यानी कि मॉर्बिडिटी का मतलब ये है कि एक ग्रुप है पूरा और उसके अंदर या पूरी कम्युनिटी है उसके अंदर जो है इन इफेक्ट्स को कम कर सकती है। मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट को कम कर सकती है, सही है। Pheochromocytoma is sometimes treated with combined alpha and beta blocking agents, especially if the tumor is producing large amounts of epinephrine as well. नॉरएपिनेफ्रिन, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स को जो अल्फा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन करके और जो है फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट किया जाता है, सही है। ख़ासतौर पे तब जब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों जो है वो ज़्यादा रिलीज़ कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये होता है कि उनके अंदर जो है रगें होती हैं, वो रगें जो है उनके साइज़ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, वो रगें असल में ये होता है कि जो उनकी रगें होती हैं जिनमें खून दौड़ रहा होता है, वो रगें क्या हो जाती हैं जो है उनमें कैंसर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ उसके साइज़ को कम करने के लिए जो बीटा ब्लॉकर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोप्रानोलोल बोलते हैं, और उन कैंसर्स को क्या बोलते हैं, हेमेंजियोमास। ये बिनाइन होते हैं, इस वजह से ये रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मेलिग्नेंट होंगे फिर नहीं रिड्यूस होंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी क्या है बीटा ब्लॉकर्स की, ये एक ये है कि जनाब ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं, यानी हार्ट रेट कम कर देते हैं। एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेट कॉज करते हैं। एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेट ये होता है कि जनाब ये जो हमारा एवी नॉड होता है ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स और एट्रियम इतने मज़े से पंपिंग नहीं कर पाते इतनी आसानी से, और हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब ब्रेडिकार्डिया बहुत सीवियर हो जाएगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है।
और एस्थमा, जिन लोगों को एस्थमा होता है उनमें ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकती हैं, ठीक है। पेशेंट्स विद एयरवे डिजीज में सफ़र एस्थमा अटैक्स, सही है। बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन शोन एक्सपेरिमेंटली टू रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। ज़ाहिर सी बात है, शुगर के मरीज़ में क्या होता है, शुगर के मरीज़ के लिए बड़ा ख़तरनाक है बीटा ब्लॉकर्स, शुगर के मरीज़ को नहीं देना। और उधर जो बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव नहीं होते, वो सेलेक्टिव होते हैं, बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, सही है। क्योंकि अगर हमने नॉन सेलेक्टिव दे दे जैसे प्रोप्रानोलोल तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी, इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, जान भी जा सकती है। दूसरे ये कि बीटा ब्लॉकर्स छेड़छाड़ी करते हैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, मतलब यानी जो ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा होता है लीवर से और जो पोटाशियम आयन सिक्रीट हो रहा होता है ना स्केलेटल मसल में, उसको ना चेंज कर देते हैं, मतलब वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, स्केलेटल मसल में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और जो ग्लूकोज होता है लीवर से वो ज़्यादा अजीब तरीके से मोबलाइज होता है, यानी सही होम्योस्टेसिस के थ्रू नहीं मोबलाइज होता, उसका पूरा पैटर्न बदल जाता है। तो ये मसला भी उसमें जो है इनमें आता है, ठीक है। दूसरे के यानी सीएनएस इफेक्ट सिडेशन कॉज करते हैं, सही है, फैटीग थकावट भी कॉज करते हैं और स्लीप पैटर्न्स को जो है चेंज कर देते हैं, यानी स्लीप ख़राब हो जाएगी तो फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, पूरा जो सर्केडियन रिदम होता है स्लीप का वो सारा चेंज हो जाता है, सही है। स्लीप अल्ट्रेशंस, सही है, स्लीप अल्ट्रेशंस जो है कॉज करते हैं। सीएनएस मार्क्स, लेस मार्क्स सीएनएस सेक्शन किसका होता है, जो लेस लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, फिर उनमें ये टॉक्सिसिटी या ये सीएनएस इफेक्ट जो है कम होता है, सही है। सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है रिपोर्ट हो जाता है उनमें जो बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो ब्लड ज़्यादा आसानी से पंप नहीं कर पाता और ब्लड चाहिए होता है इरेक्शन के लिए, लेकिन अगर मतलब यानी ब्लड कम जाएगा तो इरेक्शन कम होगी, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगा बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा, जैसे ग्लाउकोमा में जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं वो तो पहले तो हमने बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिए ना कि यानी टीमोलोल हो गया और वो जो कि एनेस्थेटिक इफेक्ट ना शो करते हैं, सही है, जैसे कि वो टॉपिकल ड्रॉप्स के तौर पर जो है काम आते हैं। फिर उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन्स आ जाती हैं जो कि मैकेनिज्म क्या है उनका कि इंक्रीज एक्वियस आउटफ्लो और मेथड टॉपिकल ड्रॉप्स और लेटानोप्रोस्ट और वगैरह ना, और फिर कोलिनोमिमेटिक्स आ जाते हैं, पाइलोकार्पिन और फिजियोस्टिगमीन किस तरह काम करते हैं, सिलेरी मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ओपनिंग ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क को में इंक्रीज आउटफ्लो, ओपनिंग ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क यानी जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है उसको ओपन करने के लिए, सही, और इंक्रीज आउटफ्लो, और आउटफ्लो को जो है इंक्रीज करने के लिए सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। टॉपिकल ड्रॉप्स और जेल, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि टॉपिकल ड्रॉप्स या जेल और प्लास्टिक फिल्म स्लो रिलीज इंसर्ट, यानी कि प्लास्टिक फिल्म डालते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिलीज़ करती रहती है, सही है। और ये बाकी फिर सारे अल्फा एगोनिस्ट हो गया और अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गया, ऑस्मोटिक एजेंट्स हो गए, सही है। ये सारे के मतलब यानी कि जो नॉन सेलेक्टिव एपिनेफ्रीन है, सही है, अल्फा एगोनिस्ट में, और मैकेनिज्म के इंक्रीज्ड आउटफ्लो विया यूएस क्लोरल वेंस, यानी कि आउटफ्लो बढ़ा देते हैं, सही है, किसके ज़रिए, यूएस क्लोरल वेंस के ज़रिए, और टॉपिकल ड्रॉप्स में अब नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। एप्रोक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन डिक्रीज एक्यूस सिक्रीशन, टॉपिकल ड्रॉप्स, स्टेजोलामाइड, डोजोलामाइड डिक्रीज एक्यूस सिक्रीशन ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ऑस्मोटिक एजेंट्स मैनिटोल रिमूवल वाटर फ्रॉम आई, इंट्रावेनस फॉर एक्यूट क्लोज्ड एंकल ग्लाउकोमा, ठीक है। इतने ख़ास नहीं थे क्योंकि हमारा टॉपिक अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स था ज़्यादा, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा, इसमें जनाब एक टॉपिक था वो एक मिनट वो दोबारा पढ़ना है, वो कौन सा था, एक मिनट देखते हैं, वो मेरे से जो है ना छूट गया था मेरे ख्याल में। हाँ, ये वाला टॉपिक था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स का। मैकेनिज्म एक्शन ये कि कोवेलेंटली बाइंड करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, जब जुड़ जाते हैं तो फेनॉक्सीबेंजामीन जैसे हो गया तो वो इरिवर्सिबल ब्लॉकेट कॉज करते हैं, फिर दोबारा नहीं हटते, और उसका इफेक्ट एक ये है कि द डिफरेंस दिस डिफरेंस में भी इम्पोर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूक्रोम। दूसरा मज़े की बात यह है कि जब हम ऐसे ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं तो
ऐसे ड्रग्स जो है फियोक्रोमोसाइटोमा में काम आती हैं, जो इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन हो गई। क्योंकि जब कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अगर ड्रग रिवर्सिबल होगी तो उसको रिसेप्टर से हटा देंगे, लेकिन चूँकि जब हमने इरिवर्सिबल यूज़ की होती है वो कोवेलेंटली बाइंड हो जाती है, तो जो कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं वो जो है ड्रग को नहीं हटा सकते। फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसा ट्यूमर है जो कि कैटेकोलामीन्स को रिलीज़ करता है, और कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं, कैटेकोलामीन्स जो हैं रिवर्सिबल ब्लॉकर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर एक ड्रग जो कि इरिवर्सिबल है, जैसे कि फेनॉक्सीबेंजामीन हो गई, तो वो कैटेकोलामीन्स की रिलीज़ होने से नहीं हटेगी। ये फ़ायदा जो है इसका होता है। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया।